राधे राधे सभी को। कल भेंट वार्ता के विशेष कल भेंट वार्ता कल्पकथा साहित्य संस्था के विशेष कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रभु श्री राधा गोपीनाथ जी महाराज से प्रार्थना है कि वह सभी का मंगल करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं कल भेंट वार्ता का यह विशेष कार्यक्रम लेकर, जिसमें हम जोड़ते हैं देश के किसी ऐसे विशेष साहित्यकार के साथ जिनकी प्रतिभा का लोहा पूरे साहित्य समाज की तरफ लोग मानते हैं। ऐसे ही एक साहित्यकार के साथ हम पुनः उपस्थित हैं इन पंक्तियों के साथ कि हमारे साथ जो साहित्यकार जुड़ने वाले हैं उनकी प्रतिभा और उनकी विशेषता के बारे में मैं क्या कहूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री राधा गोपीनाथ जी की कृपा से उपजी शब्दों की यह सजीव माला, कल्प भेंट वार्ता के मंच पर संवेदना की अनुपम साला, कल्प कथा की ज्योति जगाए संवेदना के दीप, साहित्य की इस पुण्य धरा पर भावों का बंधन शीस, कल भेंट वार्ता की माला जोड़े मन के हर आयाम, कलम से बोले सत्य सदा रचे नव जागृति का नाम, संवेदनाओं के सुरम्य सरोवर सृजन का यह अनमोल काम, कल्प कथा के मंच पर खिलता साहित्य मधुर अभिराम, अनुष्ठान प्रेरणा का नव कल्पनाओं का श्रृंगार, साहित्य का संगम बनकर करते सृजन का सत्कार। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं कल्पकथा संस्थापिका दीदी श्रीमती राधा श्री शर्मा जी को। राधे राधे दीदी। राधे राधे। श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में नमस्कार करते हुए उनसे कार्यक्रम शुभारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। गोपीनाथ बाबा सबको सहाय हों। आज हमारे साथ एक नन्ही सी गुड़िया जुड़ रही है, जिसके संदर्भ में अगर कहें हम, मधुर मधुर गान है मधुर मधुर मुस्कान, मधुर मधुर गान है मधुर मधुर मुस्कान, सुंदर शब्दों से सजा साहित्य जगत जहान, सुंदर शब्दों से सजा साहित्य जगत जहान। बहुत बहुत स्वागत है बिटिया। मुस्कान केसरी MS कम्युनिकेशन हाउस की कर्ता धर्ता और बहुत से कार्यक्रमों में अपनी विशेष प्रतिभा दिखा चुकी हमारी मुस्कान केसरी छोटी सी बच्ची होते हुए भी इतने बड़े 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 काम किए हैं जिनका गणना करना संभवतः हमारे तो जिह्वा साथ नहीं देगी। माँ शारदे को ही बुलाना पड़ेगा। क्यों बेटा, सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल दीदी। हमारे साथ जुड़ रही हैं मुस्कान केसरी जी, मुजफ्फरनगर, क्षमा करें, मुजफ्फरपुर बिहार से। बहुमुखी प्रतिभा की धनी, बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी मुस्कान जी, एक बार पुनः आपका कल्प कथा के कल भेंट वार्ता मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन पंक्तियों से आमंत्रित करने के लिए आदरणीय दीदी जी का। और इतने प्यारे से मंच पे आज मैं जुड़ी हूँ, तो ये मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मुझे इतना प्यारा मंच मिला है जिसके माध्यम से मैं अपने विचारों को साझा कर पाऊंगी। तो इसके लिए मैं पूरे कल्प कथा के परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार मुस्कान जी का। अपनी परंपरा के अनुरूप, जैसे कि कार्यक्रम की परंपरा है, आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपने व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय के साथ हमारे साथ जो सुधी दर्शक जुड़े हुए हैं उनके साथ संवाद स्थापित करें। तो जितने भी कल्प कथा के परिवार के सदस्य हैं, इसके संस्थापिका और हमारे तमाम दर्शक, क्योंकि आप सभी से ही हमें प्रेरणा मिलती है कुछ कार्य करने हेतु, तो आप सभी का तो पहले तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी इस बेहतरीन कार्यक्रम में जुड़े हैं और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। मेरा परिचय है, मैं MS केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका हूँ। मुजफ्फरपुर बिहार से मैं ताल्लुक रखती हूँ। मुजफ्फरपुर को लीचियों का शहर कहा जाता है
उस धरती से मैं आई हूँ। यहाँ पे एक से बढ़कर एक साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य की नींव रखी थी और उसे एकदम कर्मठ होकर आगे कार्य कर रहे हैं। मैं अपने बारे में आप सभी से कुछ बातें साझा करना चाहूंगी। जैसा कि कहा जाता है कि माँ-बाप का बहुत असर पड़ता है एक बच्चे पे। तो मेरे जो पिताश्री थे, उनके अंदर साहित्य बहुत था। अगर राजनीति की बात करें और साहित्य की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गहन अध्ययन किया था उन्होंने। क्योंकि पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो मेरे पिताश्री ने बड़े मोटे-मोटे पुस्तकों को पढ़ा है, बहुत सारे उपन्यासों को पढ़ा है। शायद उन्हीं का असर है जो मैं इतनी कम उम्र में एक बेहतरीन मंच को चला पा रही हूँ और आज पूरा भारत एक विश्वसनीय प्रकाशन के रूप में एमएस केसरी पब्लिकेशन को जानता है। और एमएस केसरी के बारे में भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप इसमें 2 लेटर से ये बना है एम और एस। तो एम से है स्वर्गीय मनोज केसरी जो मेरे पिताश्री का नाम है और एस से मेरी माताश्री का नाम है यानी संध्या देवी जी। तो इन दोनों के नाम पे मैंने अपना यह मंच का आरंभ किया था और उन दोनों के आशीर्वाद से आप सभी के प्यार से, स्नेह से यह मंच लगातार आगे बढ़ा है और एक नई पहचान बनाया है। इसके साथ ही मैं एक शिक्षिका के रूप में बच्चों को शिक्षा देती हूँ। मैं भूतपूर्व एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ, सी सर्टिफिकेट होल्डर विथ रैंक होल्डर। मेरे पास रैंक भी मिला था मुझे एनसीसी में और इसके साथ-साथ मैं वुमेन पावर सोसाइटी की बिहार संयोजिका रही हूँ। इसके अलावा मैं ऑल बिहार साइकिलिस्ट रही हूँ। मैंने पूरे बिहार के जिले जो हमारा बिहार है जिला, उस जिला का मैंने भ्रमण किया है, वो भी साइकिल चला के। तो बड़ी छोटी-छोटी जो कमी है हमारे बिहार में या जो बहुत उपलब्धि है हमारे बिहार की, वो सारी चीज़ों को मैंने बड़े ध्यान से देखा है। क्योंकि जब मैं साइक्लिंग करती थी, तो ना जाने कितने गाँव, कितने रास्ते, कितने गली से मैं गुज़री हूँ, जहाँ पे मुझे लगता था कि सरकार को यहाँ काम करना चाहिए या जहाँ मुझे लगता था कि सरकार ने कितनी बेहतरीन काम किया है। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे स्थल थे, बहुत सारे स्कूल थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये बहुत मेरा बेहतरीन रहा है। उसके बाद पटना में पटना हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व भर से, सिर्फ हमारे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व भर से जो मैराथन में भाग लेने के लिए लोग आए थे, उन सभी का मैंने एज़ अ वॉलंटियर मैं वहाँ पे रही थी कार्यरत। मैंने पूरी महिला टीम को सँभाला था और वो पटना हाफ मैराथन बहुत ही बेहतरीन हुआ था विश्व 23 में, जिसमें मैंने पूरे एनसीसी के कैडेट्स को सँभाला था। इसके अलावा रक्तदान शिविर का जो कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोग अपना सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि मैं खुद एक एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ। तो एनसीसी में जब मैं आई थी, तो वहाँ पे हमें 3 साल अनुशासन और एकता का सीख दिया ही जाता है। तो उसी सीख और उसी अनुशासन को अपनाते हुए हमने पौधारोपण, रक्तदान शिविर, वोट की, दुर्गा पूजा और छठ पूजा जानते होंगे आप सभी क्योंकि बिहार में छठ पूजा और दुर्गा पूजा एक अलग ही भाव लाता है, एक अलग संदेश लाता है पूरे बिहारियों के लिए। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है क्योंकि छठ पूजा घाट पे होती है, तो घाट पे भी बहुत सारी चीज़ें हमें एकत्रित करनी होती है, ध्यान देनी रहती है। दुर्गा पूजा में बहुत भव्य होता है, तो उन सभी की देख-रेख करनी रहती है। तो एज़ अ वॉलंटियर हमने दुर्गा पूजा में पूरा सेवा दिया है, वो भी निस्वार्थ भाव से। इसके अलावा मैं बिहार की लोक नृत्य जैसे झिझिया, जट जटिल, सामा चकवा, ये सभी मैंने खुद नृत्य किया है। मुझे दिल्ली, बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट से मुझे नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था बिहार के लोक नृत्य के लिए। तो बिहार में कई मंचों पे मैंने अपना जो हमारे लोक नृत्य है झिझिया, जट जटिल, सामा चकवा, ये सारी चीज़ें नृत्य मैंने खुद किया है। इसके अलावा जब मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती थी तो हमारे एक गुरु श्री मिले थे हमें, दीपक कुमार नामक थे। तो उन्होंने मुझे तबला और हारमोनियम भी सिखाया था। तो उन्हीं के समय में मैंने कुछ क्षण तबला, हारमोनियम और संगीत भी सीखा था, जिसमें मैंने एक-एक जो लय होते हैं, कहाँ पे हमें धीमा करना है, कहाँ हमें तेज़ करना है, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे वो समझाया था। लेकिन क्योंकि मैंने फिर आगामी जब मैं 10th पास कर ली थी, तो मैं साइंस जॉइन कर ली थी। और जब विज्ञान का कोई छात्र हो या छात्रा हो तो उसे विशेष अध्ययन करना होता है क्योंकि
कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, सभी को आत्मनिर्भर होना आज के समय में बहुत जरूरी है। तो उस समय क्योंकि मैं विज्ञान की पहले भी बता चुकी हूँ, तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी की थी और उसी दरमियान मैंने एनसीसी भी की थी। तो उस टाइम मैं संगीत को आगे नहीं ले पाई कि मैं और ज्यादा इसके बारे में सीख सकूं, मगर मुझे थोड़ा अध्ययन रहा है। हारमोनियम, तबला के बारे में पूरी जानकारी रही है। क्या बात इसके है, क्या अलावा बात है, अभी बहुत मैं सुंदर। जी धन्यवाद। अभी मैं पीपल नीम अभियान के साथ जुड़कर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करती हूँ। अभी हाल ही में हम लोग गंगा मुक्ति आंदोलन के बारे में कार्यक्रम किए थे, 3 दिवसीय था, जिसमें राष्ट्र विमर्श हुआ था। मुझे भी एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया, जहाँ पे मैंने अपना जो मेरा रहा है अभी तक का अनुभव कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हमारे गंगा मैया शुद्ध हो सके, क्योंकि बहुत सारे कारण है जिससे हमारे समाज हो या फिर हमारा पर्यावरण हो, वो गंदगी में फैल रहा है। और आज का जो समय है वो बहुत मतलब कहे तो बस यूज एंड थ्रो का समय है कि कोई चीज है, इस्तेमाल किया, फेंक दिया। अब वो फेंक दिया, किसका नुकसान होगा उससे किसी को मतलब नहीं रहा। तो ऐसा समाज हो चुका है। इस बीच हम सभी को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे लिए भले वो यूज एंड थ्रो है, लेकिन आप जो चीज फेंक रहे हो वो किसी के लिए जानलेवा है, किसी की मृत्यु भी का कारण बन रहा है। तो मेरा बिल्कुल बिल्कुल सही युवाओं बात। से रहता है, तो पहले खुद से भी आयोजन करती हूँ, जो कि इस सोशल वर्क पे होता है, जो बच्चों को बताने के लिए होता है। जैसे मैं बहुत सारे कार्यक्रम में, अगर बच्चों के स्कूल में अगर मुझे आमंत्रित किया जाता है, तो मैं बच्चों को यही सलाह देती हूँ, क्योंकि आज के समय में जब तक आप बच्चों को कुछ नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे आगे ठीक करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि आज के युवा ही हमारे भविष्य हैं। तो अगर आप युवा को सुधारेंगे सही तभी बात आपका भविष्य सुधर पाएगा। छोटी छोटी चीजें है, हैं बिल्कुल जिस पे बिल्कुल। हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खुद के बस आत्मनिर्भर हो जाने से, खुद की पूरी फैसिलिटी पूरी कर लेने से बस आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है ना। लेकिन आप और किसी की लाइफ अच्छी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप जी जी खुद बिल्कुल। आत्मनिर्भर होने के बाद, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद, जब आप किसी को कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो फिर उससे बहुत कुछ आगे बढ़ता है। तो इसी दरमियान में मुझे मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप सभी मंचों के द्वारा अनगिनत सम्मानों से सम्मानित किया गया है और बिहार के यूथ आइकन के रूप में मैं आज जानी जाती हूँ। अभी हाल ही में यानी 22 दिसंबर को पटना में क्या एक बात है। कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 100 प्रतिभागी महिलाओं को सम्मानित करना है। उसमें से मेरा भी चयन हुआ है, तो मैं बिहार के बहुत तरफ सुंदर, से वहां पे भी जाऊंगी बहुत बहुत बड़ा। सम्मानित होने के लिए। इस तरह से मैं जी अपना जी जी पूरा जी। जीवन चाहती हूँ, नैतिक हो या फिर सामाजिक हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, वो सारी क्षेत्रों में मैं जितना दे सकती हूँ अपना बहुमूल्य योगदान दूं। और बस इसी तरह से आप सभी का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद चाहूंगी। बहुत तो सुंदर। यही बिल्कुल। मेरा परि जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत अद्भुत परिचय है। और अभी तो परिचय लगभग आधा ही हुआ है, संभवतः बिल्कुल सही और बात भी है। बहुत कुछ है इसमें जुड़ना बाकी। जी। तो बिट्टू क्या कहेंगे आगे? तो जैसा कि मुस्कान मुस्कान जी ने जी। बताया कि मुस्कान जी हुँ, साइक्लिस्ट भी रह चुकी हैं। मुस्कान जी ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। रचनाएँ साहित्य से सुधी हैं ही। एक प्रसिद्ध साहित्य प्रकाशन संस्थान की संचालिका हैं, संस्थापिका हैं। तो आगे बढ़ने के साथ ही जितनी उपलब्धियाँ बताई हैं, मुझे जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इन उपलब्धियों की सूची अभी और भी बहुत लंबी है, जो हम कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ चूँकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुस्कान जी से जानना चाहते हैं कि मुस्कान जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो चूँकि आप भेंट वार्ता कार्यक्रम में हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं कल्पकथा के साथ में। चूँकि हम प्रभु श्री राधा गोपीनाथ जी महाराज की कृपा से, उनकी प्रेरणा से कार्यक्रम के माध्यम से किसी साहित्यकार की अभिरुचि को वार्ता के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इस कार्यक्रम को कैसे देखती हैं? देखिए जितना मैं, क्योंकि आप सभी से मैं वाराणसी में मिली थी, तो इसके देखिए, जब एक संस्थापक या संस्थापिका खुद अनुशासित हो, संचालित हो
और व्यवहार में अगर वो सक्रिय है, सभी से व्यवहार बड़ी अच्छी है, तो फिर वो एक मंच चलाने के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस मंच को आप सभी ने बड़े स्नेह और बड़ी मेहनत से तैयार किया है। तो आप सभी की मेहनत के कारण, आप सभी के लगाव से ये बहुत ही बेहतरीन मंच है। और जब से मैं जुड़ी हूँ, तब से मैं आप सभी के कार्य को देख रही हूँ और आज मुझे खुद भी यह मौका प्राप्त हुआ है कि मैं अपनी बात सभी तक पहुँचा पा रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में कि किसी की पहचान आप और बढ़ा रहे हैं, किसी को एक बेहतरीन मंच दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये सबसे बड़ी साहित्यिक क्षेत्र में उपलब्धि होगी किसी की कि कोई कल्प कथा जैसे मंच पर आके अपनी बात रखे। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन है आपका प्रयास और मैं चाहूंगी कि देश भर के साहित्यकार आपसे जुड़े और अपनी एक नई पहचान बनाए। बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद इतने स्नेह मुस्कान के बेटा। लिए। मुस्कान, मुजफ्फरनगर, सॉरी, क्षमा करना, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर। में कभी किसी समय पे संभवतः वैशाली गणराज्य के नाम से जाना जाता था। तो इसके बारे में इसका कोई ऐतिहासिक या इसका पौराणिक संदर्भ या फिर कोई ऐसा वो जो इसका साहित्यिक या सामरिक संदर्भ जो भी आपको हो, अपने शब्दों में जो आप इसके बारे में बताना चाहो, तो हमारे दर्शक भी अभिभूत होंगे उससे और लाभान्वित भी होंगे एक सुंदर नगर के बारे में जानकर। संभवतः कुछ पर्यटन की दृष्टि से इसे देखना चाहें, कुछ हमारे जैसे हो जो इस क्षेत्र से पूरी तरह से अनभिज्ञ हो, तो उनकी अभिरुचि इसमें जागृत हो जाए। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है, ठीक है, जो पटना से लगभग 70 से 80 किलोमीटर है और वैशाली से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। और वैशाली पहला गणतंत्र राज्य रहा है और हमारा जो मुजफ्फरपुर है उसको लीचियों का शहर कहा जाता है। पूरे देश में नहीं, पूरे जी, विश्व में जो लीची से बेहतरीन लीची पाई जाती है वो मुजफ्फरपुर से ही जाती है। तो मुजफ्फरपुर समझिए तो आप 80 to 90% जो लीचियों का उत्पादन होता है वो मुजफ्फरपुर में होता है। और मुजफ्फरपुर क्या में बात। बहुत सारी चीज खासियत है शुरू से। साहित्यिक की बात करें तो साहित्यिक में यहाँ जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं, जिन्होंने बहुत ही रचनाएं लिखी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनके नाम पे एक पार्क भी है जो कि एलएस कॉलेज नामक एक कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, वहां पे स्थित है। जी आचार्य कृपलानी जी हैं, वो भी बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनके भी नाम पे है। जी, जी, तो जी। बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनका ताल्लुक मुजफ्फरपुर बिहार से रहा है। तो मुजफ्फरपुर अपने आप में बहुत समृद्ध है साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर कहा जाए तो जैसे कि आप सभी जानते हैं देवघर बहुत मान्यता होता है। जी सावन में लोग देवघर। समझते हैं कि देवघर जाना एक पुण्य का काम है, अभी भी लोग बिल्कुल। जाते हैं। तो देवघर के बाद सभी लोग यहीं आते हैं। गरीब स्थान एक मंदिर है क्या बात, जो क्या महादेव बात। जी, जी और सावन में सारे लोग जाते हैं, पानी जल उठाते हैं और फिर वहां से वो कुछ लोग देवघर भी जाते हैं और जो लोग देवघर जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं फिर वो वहां से पैदल चल के यहाँ के गरीब स्थान मंदिर में जल अर्पित करते हैं। और सावन में यहाँ क्या बात। अनगिनत लोग मिलते हैं, लाखों लाख लोग मिलेंगे जो कि बाबा गरीबनाथ में अपना जल चढ़ाना चाहते हैं। तो ये देवघर का एक छोटा क्या सा बात। स्वरूप आप कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के यहाँ पे है, जिसको गरीब स्थान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सभी जानते हैं वैष्णो माता मंदिर बहुत ही अगर कोई वहां चला जाता है तो अपने आप को एक पुण्य समझता है कि मैंने कुछ पुण्य कमाया। तो मगर हर जी, जी, कोई बिल्कुल। सक्षम नहीं होता है आर्थिक या फिर किसी भी शारीरिक कारण से वो वैष्णो माता मंदिर हुँ, नहीं हुँ। जा पाता है। उसी आस्था हुँ, से हुँ। वहां से वहीं का प्रतीक यहाँ पे बनाए हैं। बहुत छोटा सा प्रतीक है मगर बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल आपको लगेगा कि वो वैष्णो माता मंदिर है। वैसे ही गुफा, वैसे ही पहाड़ चढ़ने का पूरा ऐसा संरचना बनाया है कि लोगों को लगता है, लोगों की ऐसी आस्था बन चुकी है कि वो वैष्णो माता मंदिर ही जा रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर क्या में बात। कई ऐसे मंदिर हैं, कई सच ऐसी सच जगह है में। जहाँ पे आप आएंगे तो वहां पे घूमने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपको मन करेगा हम यहाँ पे रुक जाए। तो इतनी खासियत है बिल्कुल। क्या मुजफ्फरपुर में।
बिल्कुल सही अच्छा, कहा आपने। मतलब मुजफ्फरपुर पर्यटन की दृष्टि से भी समृद्ध है, और क्या कहते हैं, साहित्यिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध है, और पौराणिक और मान्यताओं की तरफ से भी समृद्ध है कि भोले बाबा की, श्री गरीबेश्वर महादेव कृपा। के से पूरी तरह से। जी, बहुत सुंदर जी, बिल्कुल। जानकारी। जी, दीदी। और अब खास तो बात हमारी भी इच्छा हो रही है कि मुजफ्फरपुर एक बार जरूर आए देखने के लिए। बिल्कुल। और मुजफ्फरपुर में क्या बात है कि ये आपको बीच सेंटर में मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो सीतामढ़ी जाना चाहें, वो भी आपको कुछ घंटे का अच्छा, रास्ता है। आप चाहे पटना जाना चाहें, कुछ घंटे का रास्ता है। वैशाली जाना चाहे, कुछ घंटे का रास्ता है। तो मुजफ्फरपुर एकदम सेंटर में है। आप आए वहां पे तो आपको कहीं भी जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी सुविधाएं मुजफ्फरपुर में उपलब्ध हो चुकी हैं। बिल्कुल सही क्या कहा, बात ये हमारे है, साथ क्या गाइड बात रहेंगी मुस्कान केसरी जी। जब जब भी हम मुजफ्फरनगर आएंगे, सॉरी क्षमा करें, मुजफ्फरपुर आएंगे, तब हमारे साथ गाइड रहेंगी मुस्कान केसरी जी। हमें बिल्कुल समस्या नहीं होगी। यहाँ मैं अपने सुधी बिल्कुल दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र से, धार्मिक बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सम्राट हर्षवर्धन के समय से बजी गणराज्य और वैशाली गणराज्य, जैसे कि मुस्कान जी ने बताया, वैशाली गणराज्य विश्व का प्रथम लोकतंत्र उसी अंचल से जुड़ा हुआ है। और इस विशिष्ट गणराज्य के साथ साथ मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। स्वीट सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत उर्वरा है, और यहाँ जो अच्छा। फल प्राप्त होते हैं जैसे कि लीची है, ये हम्म, इसके लिए कहा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक जो मीठी लीची मिलती है वो मुजफ्फरपुर से प्राप्त होती है। मेरी टीम ने क्या बात है, क्या मुजफ्फरपुर बात के संदर्भ में कुछ पंक्तियां बताई हैं। मैं आप सभी की अनुमति से प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि बूढ़ी गंडक के तट स्वागत पर है। बसा, बूढ़ी हम्म, गंडक के तट पर बसा तिरहुत की धरती का मान, शाही लीची की मिठास लिए विश्व में बढ़ाता पहचान, क्रांति की ज्वाला में तपकर आजादी का देखा स्वप्न, खुदीराम की कर्म भूमि है, इतिहास गड़े हर युग के संग, बाबा गरीबनाथ क्या का बात। धाम जहाँ हर मनोकामना पूर्ण, बसो कुंड की पावन भूमि, जैन धर्म का मणि अमूल्य, स्वाभिमान और संस्कृति संग, यहाँ सभ्यताओं का संगम, मुजफ्फरपुर की माटी में झलकता भारत का स्वतंत्रता संग्राम, मुजफ्फरपुर की माटी क्या में बात। झलकता भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ऐसे ही मुजफ्फरपुर नगर से बहुमुखी प्रतिभा की धनी और बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी मुस्कान केसरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुस्कान जी, जैसा कि आपने बताया कि आप मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं। आप अ, जो अंचल क्षेत्र हैं विभिन्न। मुस्कान से अगला प्रश्न करने से पहले, यदि अनुमति हो तो हम कुछ कहें। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी, हम कहना चाहते हैं कि एक तो हमारे साथ जुड़े हुए सुधी दर्शक सीताराम साहू जी, मंजू पंत जी, और भी दूसरे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आपसे अनुरोध रहेगा, कुछ ही समय में बहुत शीघ्र आपके प्रश्नों की श्रृंखला आरंभ हो जाएगी। तो कृपया अपने प्रश्न जो आप मुस्कान जी से पूछना चाहते हो वो यहाँ टाइप करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत शीघ्र आपके प्रश्नों का समय आएगा। दूसरा, हमारे कल्प कथा के विशेष कार्यक्रम चलते हैं, और उन कार्यक्रमों की सूचना देने से पहले हम हमारी टीम से अनुरोध करेंगे कि वो यहाँ एक छोटा सा वीडियो, हमारे मुस्कान जी के संदर्भ में जो एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है, जो भेजा गया हमारे पास विशेष रूप से, तो उसको यहाँ संचालित कर दिया जाए, यदि आप सहमति हो, टीम जी, के पास बिल्कुल। उपलब्ध हो तो हो। जी, बिल्कुल। टीम से आग्रह है, टीम वीडियो प्रस्तुत कर रही है।
तो ये था वीडियो मुस्कान जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में, जो उनकी विशिष्ट छवि को प्रदर्शित करता है, जो उनकी जो विशिष्ट क्षमताएं हैं एमएस केसरी पब्लिकेशंस के माध्यम से, उनके संदर्भ में बताया। टीम ने जिस वीडियो को बनाया है, टीम का हृदय से आभार। इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक जान पाए हैं कि मुस्कान जी किस प्रकार से अपने कार्यों में रत रहकर नित नई उड़ान को छू रही हैं, नित नई उड़ान को छूने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल। सबसे पहले कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पूर्व हम कल्पकथा परिवार के द्वारा जो संचालित कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के संदर्भ में अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे। बिल्कुल। हमारा पहला कार्यक्रम है कल्पकथा साप्ताहिक आमंत्रण। टीम कल्पकथा से आग्रह है साहित्यिक स्क्रीन शेयर की जाए। कल्पकथा साहित्यिक साप्ताहिक आमंत्रण प्रत्येक सोमवार प्रातः 8 बजे से आरंभ होकर शुक्रवार रात्रि 10 बजे तक चलता है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अलग अलग विधाओं में रचनाएं आमंत्रित होती हैं। इन रचनाओं का एक विशेष स्थान पर संकलन किया जाता है और ये एक विशेष आमंत्रण क्रमांक के साथ यहाँ संदर्भित होती हैं। इस आक्रमण के क्षमा कीजिएगा, इस आमंत्रण क्रमांक के साथ हमारा इस रचनाओं से संबंधित एक विशेष उपयोगिता होती है कि इस आमंत्रण क्रमांक के साथ हमारी ये रचना आई है और इस रचना का को इतना ग्रेडिंग मिली हुई है, ये सारी जानकारी हम सरकार के साथ साझा करते हैं और बहुत सी चीजें इसके साथ और भी हैं। अगला कार्यक्रम इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जो है एक प्रतियोगिता आमंत्रण। प्रतियोगिता आमंत्रण अलग अलग विषयों में अलग अलग समय अनुसार अलग अलग प्रकार से हो सकता है, अलग अलग समयावधि में हो सकता है। प्रतियोगिता आमंत्रण में हम विशेष रूप से विशिष्ट प्रतिभागी को चयनित करके उनको विशेष रूप से सम्मानित करते हैं और इस कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को विशेष सम्मान दिया जाता है। तो अगली सूचनाओं के लिए आप जुड़े रहिए कल्पकथा के भेंट वार्ता कार्यक्रम से। आगे चलते हैं हमारे मुस्कान जी के साथ अगले प्रश्न के साथ। बिल्कुल, स्वागत है जी। तो मुस्कान जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक समृद्ध साहित्यिक विरासत के साथ साथ विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं, तो हम वापस से कार्यक्रम पर आते हुए सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्य के प्रति जो रुचि है, लेखन की जो प्रेरणा है, वो आपको कहाँ से मिली और आपने किन परिस्थितियों में लेखन कार्य प्रारंभ किया? जैसा कि मैंने कार्यक्रम शुरू हुआ था तभी बताया था कि ऐसे तो मैं रही हूँ एनसीसी कैडेट। जब मैंने 12th पास कर लिया था उस टाइम मेरी एनसीसी भी कंप्लीट होने वाली थी, तो उस टाइम भी मेरा था कि एनसीसी से अब मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आगे आर्मी में ही अपना जो भी सेवा देना है वो मुझे आर्मी में देना है। लेकिन उसके जस्ट बाद कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद से मैंने अपना केमिस्ट्री विषय रसायन शास्त्र विषय से स्नातक करना शुरू किया और उसी टाइम मैं आर्मी की भी तैयारी कर रही थी। लेकिन अचानक से कोविड जैसा महामारी आ गया पूरे विश्व में और पहले फेज में हम सभी बहुत सुरक्षित थे, हमने सब चीज का पालन किया, हम लोग सब लोग साथ थे। तो उस समय मैंने देखा कि मेरे पिताश्री के, क्योंकि घर में सारे लोग थे, मेरे जो फादर थे, मेरे पिता जो थे वो बिजनेसमैन थे, उनकी एक दुकान तो दुकान से आते थे और कोविड में सारी दुकानें बंद हो गई थी तो वो घर पे रहा करते थे। तो घर पे रहा करते थे तो उनकी बहुत पुरानी जब वो बहुत युवा थे तो वो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते थे, तो बहुत पुरानी उपन्यास, बहुत पुरानी पुस्तकें निकली। तो हम लोग जब उसको देखते थे, क्योंकि वो इतनी छोटी रहती थी, लेकिन वो मतलब 500-600 पन्ने की ही रहती थी। और आज के टाइम में जैसे 1-2 लिख देते थे अरेबिक, वैसा नहीं रहता था, वो हिंदी में लिखा रहता था और उसकी भाषा इतनी महीन होती थी। तो हम लोग भी मतलब सोचने लगे कि इतना मतलब महीन, और आप कैसे पढ़ लेते थे पापा उस टाइम? तो मतलब उस टाइम वैसा था भी नहीं कि बहुत ज्यादा लाइट या इन्वर्टर वगैरह रहता था
और पापा मेरे बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती। तो जितनी भी, मगर मैं आज कुछ भी कार्य कर पाती हूँ तो पापा से ही प्रेरणा लेके। तो उनको देखी, उनको सोची बाप रे इतना महीन, वो भी सुनती थी मम्मी से कि तुम्हारे पापा इतने शौकीन थे कि मोमबत्ती जला के पढ़ते थे। अगर लाइन कट गया, जैसे पढ़ रहे लाइन कट गया, तो वो मोमबत्ती बार के उस पूरे उपन्यास को पढ़ लेते थे, 500-600 पन्ने के। क्या बात है। मैंने तो हम टाइम सोचते थे वो इतना जुनून एक उपन्यास पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक मैंने 12वीं तक मैंने जो भी किताबी ज्ञान पाई है, या विज्ञान की कहे या किसी भी विषय की, वो किताब से जितनी पाई उतनी। मैंने अलग से कोई बुक पढ़ना उस समय स्टार्ट नहीं किया कि मुझे ये उपन्यास की पुस्तक पढ़नी है या कविताओं का पुस्तक पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। तो उनको देखा, मुझे भी आश्चर्यचकित लगा कि इतनी मोटी पुस्तकें 500-600 पन्ने की, 250-300 पन्ने की, क्या बात है। और इतनी महीन लिखा तो वो बढ़ जा रहे एक दिन में, ऐसी क्या रुचि है। तो कोविड में हम लोग सब भाई बहन रहते थे, पापा अपना पढ़ते थे, हम लोग सुनते थे, हम लोग को भी बड़ा मजा आता था। तो फिर हम लोग ने अपनी अपनी बुक पढ़ना स्टार्ट किया। तो कोविड के फर्स्ट फेज में हमने बुक पढ़ी और बहुत सारी कविताएं भी पढ़ी हैं, क्योंकि पापा भले मंच पे वो कभी नहीं जा पाए क्योंकि उनकी दुकान थी और हम सभी भाई बहन का पूरा दायित्व एक पिता पे रहता है, तो पिता के पास अपने शौक पूरे करने का समय नहीं रहता है। तो उसके बाद दूसरा फेज आया, तो दूसरे फेज में कोविड जो था, कोविड और कुछ डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरे पिताश्री की मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु हमारे पूरे परिवार के लिए एक हादसा से बड़ा नहीं है, और उनका मतलब अनुपस्थिति हमारे लिए पूरे घर के लिए बहुत ही मतलब हम बता नहीं सकते वो इमोशन की क्या है। जी, तो समझ सकता हूँ। उन्हीं की वही समझ सकता हूँ। उन्हीं की वही बातें सब गूंजती थी। तो उस टाइम में मैंने फिर अपना कलम उठाया, और क्योंकि मैं ऐसा नहीं है, मैं साहित्यिक क्षेत्र में थी लगातार, मगर एज अ एडिटर मैंने कई पब्लिकेशन के साथ एज अ एडिटर, एज अ डिजाइनर मैंने बहुत सारी पुस्तकों का मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया है। तो मुझे सारी जी, जी, जानकारियां थी, जी, जी, तो बड़ी बिल्कुल। गहराई से सारे काम किया। लेकिन मैंने अपनी जो इस संस्था का जो किया, फिर मैंने वहीं से मैंने संकल्प किया कि नहीं, मुझे अपने पिताश्री का नाम, क्योंकि वो तो अपनी प्रस्तुति कहीं नहीं दे पाए, लेकिन उनका नाम ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी। वहां से मैंने उनके नाम से, मैंने आपको बताया था कि MS केसरी, तो M का नाम मतलब हो गया मनोज केसरी और S हो गया संध्या देवी जी। तो मैंने उनका दोनों के नाम से मैंने अपनी एक MS केसरी पब्लिकेशन नामक साहित्यिक पब्लिकेशन का संस्थापन किया, और उसके बाद लगातार निःशुल्क सारे साहित्यिक जितने भी हमारे क्षेत्र होते हैं उन सभी का मैं लगातार करती हूँ, और मैं लगातार उन सभी के साथ जुड़कर उन सभी का इंटरव्यू हो या फिर जुगलबंदी हो, कविता प्रतियोगिता हो या निःशुल्क साझा संकलन प्रकाशित करना हो, सारा चीज मैं निःशुल्क करती हूँ और खुद के पैसे से करती हूँ। हमारे पास एक संदेश है, क्योंकि मेरे पिताश्री की तो रचनाएं नहीं छप पाई, लेकिन आने वाले जितने भी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार है या वरिष्ठ जन है जो अपनी रचनाएं लिखते हैं, उनकी नहीं चुकनी चाहिए, उनकी नहीं रहनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उनकी रचनाएं पूरे जन जन तक पहुंचे। इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया साइट्स पे ऑफलाइन ऑनलाइन काव्य गोष्ठी लगातार आयोजित करते हैं, जिससे देश भर के साहित्यकार जानते हैं, और मुझे बहुत गर्व होती है जब हमारे पब्लिकेशन से कोई साहित्यकार आगे बढ़ता है। आज अनगिनत लोग हैं जो हमारे पब्लिकेशन से जुड़कर वो इतने आगे बढ़ गए। मतलब हमारी पुस्तकें की अगर बात करें तो हमारी पुस्तक है आरजू, उसमें महाराष्ट्र में 25,000 नगद प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र और बहुत सारी चीजें उन्हें दी गई हैं। तो जब उनको नगद इनाम मिला, हमें उनसे कुछ लेना देना, लेकिन उन्हें मिला, ये हमें बहुत खुशी हुआ कि मैंने ऐसी पुस्तक प्रकाशित की जिससे एक लेखक को 25,000 तक का नगद इनाम मिला। वो भी किसी के पिता होंगे जो अपने बच्चे को बहुत खुशी होती होगी। इसके अलावा राजस्थान के हैं परमानंद योगेश जी, जिनकी अभी मैंने हाल ही में पुस्तक प्रकाशित की थी, रंगारंग जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य, बहुत प्यारी पुस्तक थी। उसके लिए उन्हें राजस्थान में 16,000 का प्रोत्साहन राशि मिला है। उसके अलावा उन्हें सम्मानित भी वहां किया गया। तो बहुत अच्छा लगा कि एक युवा जिसकी पहली पुस्तक मैंने प्रकाशित की, पहली सीढ़ी मैंने उसके लिए तैयार की, उसे 16,000 का प्रोत्साहन राशि मिला। इसके अलावा विपुल जी हैं जिनकी पॉकेट मार
पुस्तक प्रकाशित हुई थी हमारे मन से, वो आज तक अनगिनत पुस्तक मेलाओं में सम्मिलित हुआ है और उनके जो पाठक रहे हैं उन सभी का बहुत ही सक्रिय रहा है। हमेशा उनका फीडबैक आता है कि ये पुस्तक बहुत बेहतरीन है, इसका दूसरा पार्ट आए। उन्होंने एक ही पार्ट अभी प्रकाशित करवाया, दूसरा पार्ट वो अभी कार्य कर रहे हैं। तो उनके पाठकों की इतनी ज्यादा मैसेज आती है, वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय और बहुत ज्यादा सेल होने वाली पुस्तकों में से एक रहा है। इसके अलावा बात किया जाए तो एक कलम बेटियों के नाम, ये पुस्तक हमने प्रकाशित किया था अयोध्या की शिवानी श्रीवास्तव जी के साथ जुड़कर। ये निशुल्क साझा संकलन रहा है, जिसका विमोचन भी अयोध्या में किया गया और अयोध्या के ही पुस्तकालय में उसकी पुस्तक की एक प्रति वहां पे मौजूद है। इसके अलावा हमने बेटिया विदाई नामक प्रकाशित की, बहुत सारी पुस्तकें हमने प्रकाशित की है। मैं खुद संपादक के रूप में, संकलनकर्ता के रूप में जुड़ी रहती हूँ अपनी ही पुस्तकों में। मैंने अभी तक लगभग 300 या उससे भी ज्यादा मैं बहुत सारी प्रकाशनों को पुस्तकों में सह-लेखक के भी रूप में सम्मिलित हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक सदस्य, जैसे मैंने भी जब शुरुआत की थी तो शायद मुझे कोई जानता ना हो, तो फिर मैं अगर आज बहुत नीचे से स्टार्ट करके मैं आज बिहार की यूथ आइकन हूँ, तो मुझे उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा है, बहुत कुछ सुनना पड़ा है। तो सुनना और कहीं रुकना और फिर काम करना, ये एक अलग आपकी पहचान को निखारता है। तो बस वही मैं चाहती हूँ अपने पब्लिकेशन के माध्यम से कि चलना सिखाऊं मैं उन लोगों को, और अगर वो कहीं रुके तो उन्हें इतना मैं प्रोत्साहित करूं कि वो फिर से चले और चलते चलते दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते अपनी पूरी पहचान बनाए विश्व में। बस बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा, आपकी शब्दों में बहुत जो सुंदर प्रयास है मुस्कान जी आपके। और आपके शब्दों में जो समय उत्साह दिखाई दे बता रहा रहा है, है कि अब दर्शकों के प्रश्नों की ओर चला जाए। बिल्कुल, आपके शब्दों में मुस्कान जी जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उस उत्साह में आपके पिताश्री के प्रति आपका जो सम्मान है, वह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है और निश्चित रूप से यह उन्हीं के सद्कार्य हैं, उन्हीं की प्रेरणा है, जो आज आप अपनी कुशल बुद्धि के माध्यम से एक सफल उड़ान की तरफ अग्रसर हैं। हम सभी की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। निश्चित रूप से आने वाला भविष्य ऐसे ही युवाओं का है, जो अन्यान्य क्षेत्रों में ना सिर्फ कार्य करते हैं, बल्कि दूसरों को सहयोग देकर उन्हें भी सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बहुत आनंद आ रहा है। दीदी, एक बार दर्शकों के प्रश्न तक जाने के पहले मेरा आग्रह रहेगा मुस्कान जी से उनकी एक काव्य रचना के लिए। बिल्कुल, तब तक दर्शकों से स्वागत है पुनः जी। आग्रह बिल्कुल, तब तक दर्शकों से पुनः आग्रह है कि आप अपने प्रश्नों को तैयार करिए और हम आपके साथ मुस्कान जी का संवाद करवाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं, उतने ही उत्सुक हैं, जितने आप सभी प्रश्न करने के लिए उत्सुक हैं। जी मुस्कान जी, आपकी एक काव्य रचना। बिल्कुल, मुझे भी इंतजार रहेगा तमाम दर्शकों के प्रश्नों का, क्योंकि मैं भी चाहूंगी कि आप किस तरह के प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं और क्या मैं आपके प्रश्नों के सही उत्तर दे पाती हूँ या नहीं, तो ये तो आप सभी बिल्कुल। बताएंगे। तो चलिए, आप सभी के प्रश्नों को सुनने से पहले माँ शारदा को नमन करती हूँ, इस बेहतरीन मंच को नमन करती हूँ और हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग देख रहे हैं उन सभी के चरणों को स्पर्श करते हुए अपनी एक कविता आप सभी के बीच रखती हूँ। इसका शीर्षक है डॉक्टर, और क्या ये बात है। एक रेप कांड से जुड़ा हुआ है जो कलकत्ता में हुआ, बहुत ही शर्मनाक था और उसका न्याय क्या होता है वो तो बात बात है। पहले कविता सुनिए। क्या कसूर जी, था, स्वागत है। क्या कसूर था उस डॉक्टर का वो ये सब सहना पड़ा, क्या कसूर था उस डॉक्टर का जिसको ये सब सहना पड़ा, क्या कसूर था उस माँ बाप का जिसको ये सब देखना पड़ा। ये सवाल है पूरे देशवासियों से, पूरी जनता से कि क्या कसूर था उस डॉक्टर का जिसको ये सब सहना पड़ा, क्या कसूर था उस माँ बाप का जिसको ये सब सहना पड़ा। मेहनत और ईमानदारी से एक बाप ने बिटिया को पढ़ाया था, नीट क्वालिफाई करके उसने ये पद पाया था, बिना थके उसने अपना फर्ज निभाया था, शायद इसलिए निर्भया के बाद दूसरा नंबर इसका आया था, शायद इसलिए निर्भया के बाद दूसरा नंबर इसका आया था। निर्भया हत्याकांड, उसकी जो रेप थी वो उस पे आधारित है।
तो दूसरा नंबर आया था डॉक्टर मोमिता का, उसी पे लिखा था मैंने कि रेप की खबर सुनकर उस वक्त भी रूह कांपी थी, इस वक्त भी रूह कांपी है। जरा सोचो एक लड़की ने कैसे दम तोड़ा होगा, जरा सोचो उस लड़की ने कैसे दम तोड़ा होगा, जरा सोचो उस माँ पे क्या बीता होगा जिस माँ ने 36 घंटा बिटिया को दूर पाया होगा। जरा सोचो यह खबर सुनकर उस माँ बाप पर क्या बीता होगा जिसके साथ रेप हुआ होगा, जिसकी बिटिया के साथ रेप हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कम ही पंक्तियां रखना चाहूंगी, लेकिन इस कविता के माध्यम से मेरा सारी जनताओं से रहता है एक निवेदन कि आप अपनी बेटियों को जितना आत्मनिर्भर होने के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर एक पिता, हर एक माता चाहती है कि मैं अच्छा से अच्छा नौकरी पाऊं और जितने पैसे हों, जितनी मेरी सीमित है उसमें मैं अपनी बिटिया को, अपने बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा दूं। और शिक्षा देने के लिए ही लोग गांव से पलायन करते हैं शहर से के लिए, और शहर से पलायन कर रहे हैं दूसरे देश के लिए। तो आप अपने बिल्कुल बच्चों को जितना आत्मनिर्भर होने के लिए सिखा रहे हैं, उतना ही आप आत्मरक्षा करने के लिए सिखाएं। अगर आप आत्मरक्षा करने के लिए सिखाते हैं तो कहीं पे भी रेप जैसा शब्द तो नहीं आ पाएगा। तो मेरा आप सभी माता पिताओं से निवेदन है कि आप अपने बेटा हो या बेटी हो, उन दोनों को आप सभी शिक्षा दें, और शिक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा कैसे करें इसकी भी जानकारी दें, इसका भी परीक्षण उन सभी को दें। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल आज का बिल्कुल, जो समय है बहुत सुंदर संदेश। जी, आज का जो समय है वो समय यही कहता है कि बेटियों को कराटे सिखाएं और बेटों को पराठे बनाना सिखाएं। कब कहाँ कैसी आवश्यकता पड़ जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करना आज से हम सभी की जिम्मेदारी है। और आपकी इस रचना ने न सिर्फ एक घटना को अभिव्यक्त किया है, बल्कि उस घटना के पीछे के जो अन्यान्य कुत्सित कारण हैं उन पर भी प्रहार किया है। और सच कहूं तो रचना को सुनते हुए, विशेषकर उस पीड़ा को अनुभव करने का प्रयास करते हुए स्वयं हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। रचना के लिए क्या कहूं, सिर्फ यही कहूंगा कि ईश्वर किसी भी बेटी को, किसी भी माता पिता को कम से कम ऐसा दुर्दिन तो ना दिखाए। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम जाते हैं प्रश्नों की तरफ। दीदी, एक प्रश्न आया है। पहला प्रश्न आया है कि शब्दधारा से भावना जी की। आदरणीय मुस्कान जी, शब्दधारा की ओर से ये प्रश्न है। आदरणीय मुस्कान जी, आज लिखे जा रहे गद्य और पद्य को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये संभवतः इस संदर्भ में है कि आप जैसे पब्लिकेशन हाउस चलाते हैं, तो आप बहुत तरह के गद्य भी देखती होंगी, पद्य भी देखती होंगी। उनको पढ़ती भी है, स्वाभाविक है पढ़ती भी होंगी। जब उनकी एडिटिंग वगैरह का, संपादन का कार्य जब आपके पास आता होगा तो उसमें आपको बहुत सी चीजें सही भी पसंद भी आती होंगी, बहुत सी चीजें नापसंद भी आती होंगी। तो उसी को लेकर संभवतः शब्दधारा का ये प्रश्न रहा है कि आज लिखे जा रहे गद्य और पद्य को लेकर आपके क्या विचार हैं? तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन सवाल को उठाने के लिए शब्दधारा जी। और गद्य और पद्य की अगर चर्चा की जाए तो देखिए, अभी का जो समय है वो भाषा की अगर तौर पे बात किया जाए तो बच्चों को ज्यादातर हम लोग खुद, क्योंकि मैं भी एज अ टीचर अगर बात करूं तो हम भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सारे विषयों को हम लोग अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो जब हम लोग सारा विषय अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को हिंदी की बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाती है, जिसके कारण आज के समय में बहुत सारे बच्चे हैं जो वाक्य अगर आप लिखने के लिए दीजिएगा, क्योंकि सारे टीचर अगर होंगे या जो भी है अपने बच्चों को जरूर वाक्य सिखाना बचपन में शुरू करते हैं कि चलो बेटा आज आम से शब्द लिखो, आप ये लिखो, तो वो लोग खुद गलती कर देंगे, है ना। छोटी छोटी माइनर मिस्टेक आपको देखने को मिल जाएगा और लोग उसको सुधारते नहीं, उसको बोलते हैं अच्छा छोड़ो। कहीं आप देखिए कहीं बिंदी डाल देंगे, है ना, मैं में डाल दिए, कुछ में डाल दिए, नहीं डाले, तो कुछ उतनी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सब लोग अंग्रेजी की तरफ ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि हर जगह अंग्रेजी का चलन है इसलिए। ठीक, तो यहाँ से थोड़े बच्चों का जो हिंदी भाषा के प्रति है लिखावट वो बिगड़ रही है। बिल्कुल
स्कूल में अंग्रेजी के प्रति ज्यादा रहता है तो लोग हिंदी पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, सब लोग इंग्लिश इंग्लिश की क्लासेस करवाना स्टार्ट। कभी आप सुने हैं कि कोई बच्चा है जो हिंदी का क्लासेस करने जा रहा है, हिंदी का कोचिंग या हिंदी का ट्यूशन पढ़ रहा है छोटे में? नहीं। लेकिन आप ये हाँ जरूर सुने होंगे कि ये इतना 5 क्लास का है, इंग्लिश क्लासेस करने जा रहा है। क्योंकि हमने तो अभी तक हमारे पास हिंदी आते ही क्लासेस बच्चे। के बारे में नहीं सुना है। अच्छा, तब अच्छी बात है जी मैम। बिल्कुल। हिंदी का बहुत कम मतलब है, मगर अंग्रेजी के बच्चे अगर कोचिंग या ट्यूशन की बात करें तो भरपूर बच्चे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी देश की बात हो रही है, कि कुछ जगह की बात हो रही है। कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे अभी बच्चे या पेरेंट्स जो है वो अंग्रेजी को फोकस करते हैं। क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पूरा 100% गलत ही है या 100% सही ही है। सब चीज 50-50 है, दोनों पहलू हैं। कुछ ऐसे भी पहलू हैं जहाँ पे हिंदी को बिल्कुल बहुत ध्यान से बहुत अध्ययन कराया जाता है, और कहीं ऐसा भी है जहाँ पे हिंदी पे ध्यान ना देके अंग्रेजी पे ध्यान दिया जाता है। तो हमारा रहेगा कि सारे बच्चों को हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों 50-50 करें, कि जब उसको जैसी जरूरत हो, हिंदी की जरूरत हो तो हिंदी वो बोल सके एकदम अच्छे से शुद्ध, और अंग्रेजी बोलने की बारी है तो अंग्रेजी बोल सके। दोनों भाषाओं में वो समृद्ध होनी चाहिए। अब रही गद्य और पद्य की बात, देखिए गद्य और पद्य दोनों ही अपने स्तर पे बहुत बेहतरीन होती है। वो पूरा पूरा डिपेंड करता है, किसी पे आश्रित है तो वो एक लेखक या लेखिका पे कि वो कैसा लिखता है। आज के समय में सभी जानते हैं कि कोई पुस्तक लेके पढ़ना नहीं पसंद करेगा, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जो कि पढ़ना पसंद करेंगे। नहीं तो आज के टाइम में ऑडियो बुक आ गया है, सब अपने कान में ब्लूटूथ लगाते हैं और ऑडियो बुक सुनते हैं, या फिर कोई रील्स के माध्यम से जान लेता है। यूट्यूब जैसी ऐप है, यूट्यूब पे जाके कहानियां सुन लेता है ना। अगर जिसको शौक है कहानियों या कविताओं, गजलों, मुक्त किसी भी चीज की, तो वो इस तरह का माध्यम करता है। तो आपको गद्य हो या पद्य हो, आपको कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसी चीजें डालनी होंगी जिससे जो हमारे पाठक हो वो रुचि ले, और वो एक पन्ना पढ़ने के बाद बोले अरे ये तो बहुत अच्छा है, हमें दूसरा पन्ना चाहिए, तो वो दूसरा पन्ना क्या पलटे। बात अगर आप पहला ही पन्ना जी कुछ से गलती करते हैं तो वो दूसरा पन्ना कभी नहीं पलटेगा। बहुत सुंदर। ये बहुत बड़ी जरूरत है। मैंने आपको बताया कि पॉकेट मार पुस्तक अनगिनत जगह पे है, और उसके पाठक बहुत ही ज्यादा बड़ाई करते हैं, फीडबैक बहुत अच्छी अच्छी देते हैं। तो इसकी वजह यही है कि विपुल जी ने बहुत मेहनत की है उस पुस्तक को, लगभग 2 साल उनकी रही है, और उन्होंने बड़े एक छोटे छोटे लाइन पे ध्यान दिया है उन्होंने, कि कहाँ पे एक पाठक की रुचि खत्म हो सकती है और कहाँ पे उनकी रुचि जग सकती है। उन्हें दूसरा पन्ना चाहिए कि नहीं क्या बात चाहिए, है ना। तो अगर वो दूसरा प्रकाशित करने के लिए इतने तेजी में है या इतना जल्दी कार्य कर रहे हैं, तो इसकी वजह यही है ना। पहली पुस्तक का रिस्पांस बहुत अच्छा आया तो दूसरे पे काम करेंगे। और अगर आपका पहला ही पन्ना बिगड़ गया, गद्य हो या पद्य हो, किसी की भी चर्चा करें, अगर पहला ही पन्ना बिगड़ गया तो फिर दूसरा पन्ना कोई नहीं पलटेगा। और यही चीज बिल्कुल सही इंसान कहा। में होता है। अगर इंसान एक बार अच्छे से बात कर ले, जैसे कि अगर आप मैं आज इस मंच पे हूँ, तो मैं दोनों अगर मैं आदरणीय मैम की बात करूं या सर की बात करूं, दोनों की वजह से हूँ। उन दोनों की जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा था, तो मैंने उनसे एक संबंध हमारा जुड़ गया आपस में, कि हम उनसे बात करने लगे, और संबंध जुड़ते जुड़ते आज मैं इस मंच पे विराजमान हूँ। अगर इनकी विचार अच्छी नहीं होती तो शायद मैं धन्यवाद। उस मंच से ना जुड़ती, उस मंच से हम लोग यहाँ तक का सफर तय नहीं कर पाते। तो यही छवि इंसान में बिल्कुल होनी बिल्कुल चाहिए। अगर आपका पहला शब्द है, पहला व्यवहार है किसी व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं है, तो फिर आप भूल जाइए कि वो इंसान आपको दोबारा कभी याद करेगा। तो ये बिल्कुल इंसान सही कहा हो, आपने। किताब हो, कहानी हो, हर करता है। तो बि- बिल्कुल तो सही कहा आपने। ये राजस्थान वाले क्या नाम बताया आपने, विनय जी, आपके प्रिय लेखक हैं, आप कह सकते हैं। राजस्थान से नहीं है अभी क्या? जी जी दीदी, मैं समझ गया। सबसे पहले तो मुस्कान जी, हमारी प्रशंसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि नहीं, जैसे कि प्रशंसा ये हकीकत है, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसे कई लोग हैं जो आपके बारे में कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों पे राधे जी का, कृष्ण जी का बहुत आशीर्वाद है, और आप लोग की
जो बोली है, आप लोग का जो व्यवहार है वो बहुत मीठी है, बहुत अच्छा है। हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। बहुत ये बहुत सब तो धन्यवाद फिर गोपीनाथ से। बाबा की कृपा है। जी, क्योंकि गोपीनाथ बाबा के बिल्कुल। आशीर्वाद से जो भी होता है वहीं से संभव होता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो भी प्रशंसा के स्वर या जो भी सहयोग के स्वर या जो भी सामर्थ्य के स्वर हमें मिलते हैं, वैसे उन्हीं की कृपा से हैं, उन्हीं के लिए हैं। हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा ये अगला प्रश्न शांतनु जी ने पूछा है, और ये प्रश्न आपकी रचना से संबंधित है। आपकी एक रचना है, काव्य रचना है भ्रातृभाषा। अपनी इस रचना के संदर्भ में कुछ बताइए। ये मेरी रचना है? जी, नहीं, भ्रातृभाषा आपकी रचना है? मैंने तो कभी अच्छा, फिर ऐसा? से आप शीर्षक बताएं। हाँ, शीर्षक। भ्रातृभाषा। भ्रातृभाषा आपकी रचना है, आपकी पुस्तक है, प्रकाशित पुस्तक है संभवतः? नहीं, ना हमने कभी ऐसा शीर्षक का कोई कविता अच्छा, लिखा है, और ना चलिए ही कोई मैंने बात नहीं। इस तरह की कोई प्रकाशित की। जी जी जी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो फिर मुस्कान जी, हम आपके प्रिय लेखक और उसकी रचना के विषय में जानना चाहते हैं। देखिए, मेरे तो प्रिय लेखक पूरे देश भर के जितने नवोदित साहित्यकार होते हैं वही होते हैं। बहुत सुंदर। क्योंकि ऐसे देखिए, ही जब उत्तर की अपेक्षा थी। कहा है, तो जब किसी को वो गलत लिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपको है ना उसे ऐसे प्रोत्साहित करना है कि अरे तुमने कितनी अच्छी रचना लिखी है, कितने प्यारे भाव हैं इसमें, कितना अच्छा शब्द संयोजन है। आप इस तरह से अगर उसको बोलिएगा ना, एक तो वो प्रोत्साहित बहुत, मतलब अंदर से वो बिल्कुल इतना सही कहा आपने। प्रोत्साहित हो जाएगा जो पहली रचना उसके लिए, तो उसके अंदर अलग प्रोत्साहित आएगी, ठीक है। और फिर वो दूसरी रचना जरूर लिखेगा, और दूसरी रचना वाकई बहुत सारी शुद्धियां उसमें होंगी जो पहली रचना में अशुद्धियां थी। फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ही हमारे मन से जुड़े थे विशाल जैन जी। अ, उनकी जी 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 जी। रचनाएं, मतलब वो हमारे साथ लगातार जुड़े। तो मैंने ये चीज देखा है कई लोगों में, मतलब कई साहित्यकारों के साथ मैंने ऐसा देखा है। तो इसलिए मेरे प्रिय तो होते हैं सिर्फ नवोदित, और जितने भी नवोदित होते हैं, जितने भी लोग जुड़ते हैं, उनकी रचनाओं को मैं पढ़ती हूँ। अगर मुझे कहीं अशुद्धियां लगती हैं किसी भी, अगर लघु कथा कहानी में भी, तो मैं उनको इस तरह से समझाती हूँ या इस तरह से प्रोत्साहित करती हूँ कि वो अगली बार उसको ठीक कर लेते हैं। तो इसलिए क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, ये सुंदर। तो बहुत यही। बढ़िया। तो बिल्कुल सही कहा नहीं, आपने। जैसे ही आप एक अध्यापिका हैं, तो अध्यापिका हैं, तो आपके यदि विद्यार्थी ऐसी अशुद्धियां करते हैं और वो बार बार वही अशुद्धियां करते हैं, तब आप क्या संभवतः करती हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि अशुद्धियां करती हैं तो मैं उसको सिखाती नहीं हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि अगर विद्यार्थी गलत कर रहा है शब्द, है ना, शब्द हो गया या कहीं पे कुछ मात्रा की कमी है, तो उसको हम बताएंगे ना एक बार। फिर वो उसको अगर आप 10 बार, जैसे कि अगर बच्चों में बहुत अच्छा पहले होता था, अभी भी बहुत सारे स्कूलों में होता है लगातार, तो डिक्टेशन, मतलब मैं तो समझती हूँ अगर मेरी हिंदी ठीक हुई है, बहुत अच्छी अगर रही है शुरू से, तो इसका बहुत असर पड़ता है बच्चों पे, डिक्टेशन। हमारे स्कूल में एक हिंदी के टीचर थे, जी वो हमें लगातार, लास्ट पीरियड होता था 7th पीरियड आमतौर पे, तो वो हर में आते थे और कभी इंग्लिश का कभी हिंदी का डिक्टेशन करवाते थे। तो उस डिक्टेशन में जो हमारी गलत होती थी, किसी भी तरह से मात्रा हो जाए या शब्द ही मैंने गलत लिख दिया, तो वो उस शब्द को फिर सही करते थे और उसे देते थे 10 बार लिख कर लाना। और हम लोग बखूबी, भले 100 वर्ड गलत कर दे या 1 वर्ड करे, आपको 10 बार लिख कर लाना है, और वो नेक्स्ट डे चेक करते थे। तो ये बहुत अच्छा बहुत सुंदर। संदेश मैंने अपने टीचर से पाया था, और वो मैं अपने बच्चों में हमेशा करती हूँ। और ये 2-3 चीज मतलब हर टीचर को करना चाहिए मेरे ख्याल से, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं स्पेशली। डिक्टेशन आप रेगुलर करवाइए, जो गलती है आप उसको ठीक करके उसे 10 बार लिखने के लिए दे दीजिए। दूसरी बात आप कर सकते हैं कि आप उसे, ट्रांसलेशन की एक बुक आती है, उसमें आपको इंग्लिश की हिंदी दी रहती है, ठीक है, जैसे रेडी मतलब तैयार, छोटे छोटे वर्ड, आप उसको रोजाना मतलब 5-5 करके, और फिर उसमें गेम करा दीजिए कि चलो आज हम ठीक है। आप लोग के बीच में गेम कराते हैं, ठीक है, देखते हैं किसे किसे याद है। एक कोई भी टीम बना दीजिए, गर्ल्स की बॉयज की बना दीजिए, ABCD करके टीम बना दीजिए, और फिर जो ज्यादा उत्तर देगा वो, उसको मैं ये, वो फर्स्ट हो जाएगा क्लास में।
तो इससे क्या होता था, पूरा क्लास है ना सिर्फ उस गेम के लिए पढ़ कर आता था। जो चीज आप ऐसे क्या देते बात कि भाई लर्न करके आइए वो कैलबरी, मगर वो पढ़ते नहीं। और वो क्या करेंगे, अगर आप कंपटीशन का नाम दे दे, गेम का नाम दे दे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बच्चा याद ना करे। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों की भावनाएं होती है, उसको आपको जानना पड़ेगा। और जानने के बाद जब जी, आप बिल्कुल। उसको कुछ सिखाइए तो वो सीखेगा भी और वो पूरी जिंदगी याद रखेगा। उससे शायद ही कोई बच्चा होगा जो भूल जाता होगा। तो ये सब कुछ कुछ जी, ट्रिक होते हैं जो बच्चों को अपने पढ़ाई के क्रम में, जब वो छोटे होते हैं तब उन्हें सीखना चाहिए और टीचरों को सिखाना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़ने से पूर्व जी जैसा कि टीम हमें संकेत दे रही है, हमें कल्पकथा के जो अन्य कार्यक्रम हैं, उनके संदर्भ में सूचना प्रेषित करने के लिए कहा जा रहा है। तो सभी सुधी दर्शकों से आग्रह है, जुड़े रहिए और जो शेष हमारे कार्यक्रम हैं, उनके संदर्भ में जो सूचना आ रही है, उन पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। जैसा कि प्रतियोगिता आमंत्रण और साप्ताहिक आमंत्रण के संदर्भ में दीदी बता चुकी हैं। इसके अलावा एक रविवार को शाम 4:30 बजे काव्य गोष्ठी आयोजित की जाती है। ऑनलाइन काव्य गोष्ठी है, जिसमें देश भर के विविध भाषा शैली के और विविध भावों के से जुड़े हुए जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनको जोड़ा जाता है, आमंत्रित किया जाता है उनकी रचनाओं के साथ में। प्रति रविवार आयोजित होने वाली जो काव्य गोष्ठी है, उसमें प्रति रविवार पहले से विषय निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए पहला रविवार है तो धार्मिक और प्रेरक प्रसंग आएंगे, दूसरा रविवार है तो स्वैच्छिक रचनाएं आएंगी, तीसरा रविवार है तो श्रृंगार और हास्य रस की रचनाएं आएंगी, और चौथा रविवार है तो उसमें समसामयिक और समसामयिक और बाल साहित्य और संदर्भ में रचनाएं आएंगी। पांचवें रविवार के लिए भी ऐसे ही कुछ विषय पहले से दिए जाते हैं। हमारा जो अगला कार्यक्रम है प्रभु श्री राधा गोपीनाथ जी महाराज की कृपा से, वह है कल्प संवाद कुंज। इस कार्यक्रम में किसी एक विषय पर जिसके संदर्भ में वार्तालाप करना आवश्यक है या जिसको हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उसके संदर्भ में लेख आमंत्रित किए जाते हैं कल्प कथा की अधिकृत जो वेबसाइट है www.kalpkatha.com पर। अगला कार्यक्रम जिसमें हम जुड़े हुए हैं, कल्प भेंट वार्ता, प्रति गुरुवार शाम 7 बजे, क्षमा करें। देश के ऐसे विविध और साहित्य सुधी साहित्यकारों के साथ जुड़ते हैं जो साहित्यकार अपनी लेखनी से माँ बागेश्वरी के आशीर्वाद से सेवा कार्य कर रहे हैं। उन साहित्यकारों के साथ जुड़कर हम कल्पकथा प्रयास करती है कि न सिर्फ उनके जीवन को स्पर्श किया जाए, न सिर्फ उनके माध्यम से देश को और जनता को संदेश दिया जाए, समाज को एक उपयोगी जो वार्तालाप है वो किया जाए, बल्कि उनकी रचनाओं का जो विशेष भाव है, वह विशेष भाव जन जन तक पहुंचे। इसके साथ ही जो अगला कार्यक्रम है वह है कल्प प्रगीतानंद। यह एक अवसर विशेष पर्व विशेष कार्यक्रम है जिसमें विविध कलाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों को, विविध साहित्य की विविध शैलियों से जुड़े हुए साहित्यकारों को, विभिन्न कलाकारों को मंच प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। तो आप सभी से आग्रह है कि इन कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। कल्पकथा आपके लिए आपके द्वार तक कार्यक्रम लेके आता है, सिर्फ इस विशेष भाव के साथ में कि देश को, समाज को सद साहित्य और सद साहित्य के माध्यम से अच्छे समाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही, बहुत सुंदर बात। और जी, कल्पकथा से जुड़ने के लिए विशेष जो नंबर हैं वो नीचे स्क्रीन पर तैर रहे हैं। बिल्कुल आप उन नंबरों जी, को अ, अपनी सूची में संकलित कर सकते हैं और इन नंबरों के माध्यम से आप कल्पकथा से कभी भी जुड़ सकते हैं और किसी भी समय आप इनसे कॉल कर सकते हैं। आपके लिए कल्पकथा सदैव उपस्थित है, उपलब्ध है। साथ ही बिल्कुल कार्यक्रम के समापन का समय हो रहा है और दर्शकों के भी बहुत सुंदर-सुंदर प्रश्न हैं। उनमें से एक अंतिम प्रश्न और हम दर्शकों का लेंगे, फिर हम आपकी 1-2 रचनाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे और फिर हम अ, आगे बढ़ेंगे, समापन की ओर बिल्कुल चलेंगे। जी, तो अगला प्रश्न है हमारा, अ, ये इनका नाम संभवतः क्या रहा है? सत्यम अ, श्रीवास्तव। नाम नहीं,
स्वाति श्रीवास्तव जी। जी जी, मुस्कान जी, आप काव्य रचनाओं के साथ ही कहानियां भी लिखती हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि आप बताइए, आप कौन-कौन सी कहानियां हैं जिन्हें आप अपनी पसंद के आधार पर प्रथम 5 की सूची में स्थान देंगी? एवं आपकी कहानियां किस शैली में लिखी गई हैं? मतलब देखिए आपकी मेरी जो कहा अपनी जो कहानियां हैं, आपकी जो अपनी बिल्कुल कहानियां बिल्कुल हैं, उनको प्रथम 5 की जो विशेष रूप से मुश्किल प्रश्न आ गया ये है। पहली है, ये द्वितीय है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, इस तरह से 5 श्रेष्ठ कहानियां आपकी, उनको सूचीबद्ध देखिए कीजिए और ये बताइए कि वो कहानियां किस शैली में हैं। बिल्कुल देखिए, अगर एक लेखक या लेखिका से पूछे कि उसकी श्रेष्ठ रचनाएं क्या है, उन्हें तो सारी रचनाएं अपनी पसंद ही आती है। लेकिन अगर मैं अपनी कहानियों की बात करूँ तो मैं जो भी कहानियां लिखती हूँ ज्यादातर वो सच्ची घटना पे होती है। काल्पनिक कहानियां मैं कम लिखती हूँ, क्योंकि मेरा जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं मेरा आना जाना हमेशा से रहा है हर जगह पे। तो मैं जब किसी जगह पे जाती हूँ और वहां पे कुछ ऐसा घटना, और ये है कि मेरा ऑब्जर्वेशन पता नहीं क्यों मेरे से कुछ भी चीज अगर गलत हो रहा है तो मुझे बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। तो मैं उस चीज को देखती हूँ और उसके बारे में पहले एनालाइज करती हूँ कि आखिर वो क्या है और क्या नहीं। तो जब मुझे वो क्या बात। पता चलता है तो उस पे फिर मैं कहानी तैयार करती हूँ, और वो मैं अपने पाठकों के लिए एक राय भी उसमें ज़रूर लिखती हूँ कि आपका क्या राय है इसमें? क्योंकि ऐसी घटनाएँ हो रही हैं तभी तो मैंने उसे देखा है, कहीं ऑब्ज़र्व किया और उसे लिखा है, ठीक है? तो जी, मेरी बिल्कुल, अगर बिल्कुल। श्रेष्ठ रचनाएँ कहें तो ज़्यादातर आजकल के जो युवाओं के बीच जो प्रेम होता है, उस पे आधारित रहा है श्रेष्ठ, क्योंकि ज़्यादातर प्रेम कहानियाँ लोग बहुत पसंद किए हैं। प्रेम में बिल्कुल भी किस तरह का जो हो रहा है आज का छल कपट, वो भी प्रेम मैंने लिखा है कहानियों के तौर पे। और जो प्रेम सच्चा है, किस क्या क्या उन्होंने सेक्रीफाई किया है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, उस पे भी आधारित किया है, वो बहुत ज्यादा लोग पसंद किए हैं। इसके अलावा मैंने एक सोशल मीडिया पे लिखा था जो कि सच्ची घटना थे, और सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे हैक कर लिया गया एक लड़की का अ, फ़ोन को, और उस फ़ोन से उसका क्या कुछ चला गया और उसकी कैसे ज़िंदगी खराब हो गई। इस पे जी मैंने एक रचना लिखी थी, वो भी काफ़ी लोकप्रिय रही। एक मैंने लिखा था कि कैसे जेब से पैसे खत्म हो गए हैं। तो ये कहानी मैंने क्या खुद पे बात है। आधारित लिखी थी कि मैं एक जगह गई और मेरे जितने कैश थे, वो खत्म हो गए। और मतलब मैंने कहीं पे उसको दे दिया था, कुछ बच्चे थे, तो वो लोग माँगने आए तो मैंने सोचा कि दे देती हूँ, मेरे पास था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को ही परेशानी हो गई और मेरे पास ऑनलाइन था मौजूद, मगर वहाँ जहाँ पे मैं गई, वहाँ पे किसी के पास क्यूआर कोड नहीं था कि मैं किसी को पेमेंट देके कुछ खरीद सकूँ या कुछ खा सकूँ या फिर मैं पैसे निकाल सकूँ। यहाँ तक एटीएम भी नहीं था। मैं एक गाँव में चली गई थी और मुझे बिल्कुल भी क्योंकि आज का टाइम इतना सोशल मीडिया का हो चुका है, हर एक सब्जी की दुकान पे भी हमें क्यूआर कोड मिल जाता था। मुज़फ्फरपुर में मिलता है, कोई भी दुकान हो, छोटा से छोटा भी, हर एक आदमी क्यूआर कोड का यूज़ करता है, तो मुझे ऐसा था नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक कार्यक्रम में गई थी, तो वहाँ गाँव में था, तो मुझे कुछ खाने का मन था, तो मैं निकल रही थी, तो वहाँ कुछ छोटे-छोटे बच्चे मिल गए और बोले, "दीदी, दीदी मुझे भी खाना है।" तो मैं उन लोगों को मतलब खिला दी और जो पैसे थे, वो सब मैंने दे दिया। मेरे पास ज़्यादा मैं कैश लेके निकली नहीं थी। तो वो तो चले गए और उसके बाद से मैं जब आगे निकली, क्योंकि मैं सामान लेने के लिए वहाँ निकली थी और देख रही हूँ कि कहीं कोई क्यूआर कोड नहीं है, कुछ नहीं है, ऑनलाइन तो यूज़ ही नहीं होता है। तब मैंने लिखा कि आज के समय में लोगों के जेब से पैसे खत्म होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया का ऐसा चलन आ गया है। और यही वजह है कि मतलब शहर में कहे तो कोई भी पैसा लेके नहीं चलता है, फ़ोन लेके चलता है, जिस कारण फ़ोन इतनी चोरी हो रही है। ट्रेन में या बस में फ़ोन क्या चोरी बात। होने की वजह ये है कि लोग सारा चीज़ आश्रित हो गए हैं फ़ोन पे, कि फ़ोन में डॉक्यूमेंट रखेंगे, फ़ोन में पैसे रखेंगे, फ़ोन में ये रखेंगे। इसलिए स्कैमर भी जानते हैं कि उन्हें कहाँ से पैसे मिलेंगे, चोर भी जानते हैं कि उन्हें कहाँ से पैसे मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी वजह बिल्कुल है, तो मैंने इस पे एक आधारित लिखी थी, जो कि बहुत लोकप्रिय हुई, बहुत लोग प्रशंसा की इस पे। बहुत सुंदर। और
जो कहानियां हैं, जी 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 हाँ, जी बच्चे पे आधारित था, जो हमारे स्कूल पे आधारित था कि हमारे स्कूल में क्या हुआ था, जी वो मैंने आधारित पे लिखी है। और रोड एक्सीडेंट कह सकते हैं। तो ये 5 चीजें हैं। ऐसे तो मैं जितनी भी कहानियां लिखती हूँ वो सभी सच्ची घटनाओं पे बहुत आधारित होता सुंदर। है, चाहे कहीं पे मैंने वो चीज बिल्कुल सही देखा कहा है आपने। या तो वो मतलब किया है, उसी को मैं उतारती हूँ, चाहे कविता के माध्यम में कहूँ या फिर कहानी के माध्यम में कहूँ। तो जो भी चीज बिल्कुल है सही कहा सच्ची आपने। है। जी 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 बिल्कुल सही कहा तो आपने। दीदी, हमारे पास एक संकेत आ रहा है फिर से कि कल्प भेंट वार्ता में हमारे साथ जो आमंत्रित अतिथि जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा जो कल्प कथा के इस कार्यक्रम के लिए संदेश दिए गए हैं, हमें उनका हम्म, एक वीडियो देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, टीम से आग्रह है, स्वागत है। वीडियो लेकर आएं। तो ये था वीडियो जो हमारी टीम ने हमारे द्वारा कल्पकथा के इस विशेष कार्यक्रम कल भेंट वार्ता में आमंत्रित अतिथियों के समीक्षाओं के उनके विचारों पर प्रस्तुत किया। हमारे साथ जो सभी साहित्यकार बंधु भगिनियां जुड़े हैं, उनके स्नेह के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। तो यहाँ हमारा दर्शकों के प्रश्न वाला सोपान समाप्त होता है और मैं दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि श्रोता दर्शकों के का सम्मान करते हुए हम यही कह सकते हैं कि मित्रों, आप दीपक हो जैसे ज्ञान सुधा का ज्योत प्रभा, कल्प भेंट वार्ता का संग आपके, बनता सृजन का महाआकाश, आपकी जिज्ञासा के मोती बनते हैं शब्दों का श्रृंगार, साहित्य के इस पावन पथ पर आप ही हो रथ के सारथी भार, आपसे शोभित मंच हमारा, आपसे ही संवाद खिले, भाव तरंग की गूंज में शब्दों के नवगीत मिले, आप हो प्रेरणा, आप हो साधक, कल्प कथा का सत्य आधार, सृजनधार पर साथ आपका, बंधन को हर मन तैयार, बंधन को हर मन तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद आप जय सभी हिंद। का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सुंदर। और मुस्कान जी, आपके लिए विभिन्न अ, दर्शकों की ओर से विभिन्न संदेश आए हुए हैं। कुछ एक हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। काव्यांशी जी का कहना है, एक बेहतरीन साहित्यकार के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमती मंजू पंत जी का कहना है, मुस्कान जी, प्रोत्साहित करने के लिए आपने जो भी कहा सराहनीय है। अगर ऐसा करें तो आत्मविश्वास बहुत आता है। बहुत बहुत बधाई आपको। अ, और धन्यवाद। ये शब्दधारा की तरफ से आपके लिए आया है कि मुस्कान जी, आप बहुत सुंदर वाचन है आपका और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। सीताराम साहू जी कह रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां, सार्थक अभिव्यक्ति एवं सुंदर विचार प्रस्तुति।
बधाइयाँ मुस्कान जी। और बहुत एक बहुत धन्यवाद और सर्विका विशेष है उनकी जी। आंजने जी हैं की ओर से है, संभवतः ये सुरेंद्र मिश्र जी हैं हमारे साथ जी, जुड़े हुए आंजनेय पब्लिक स्कूल हैं। आदरणीय सुरेंद्र मिश्र जी जी, हैं, बिल्कुल। तो ढेर इनका सारी कहना है कि शुभकामनाएं बधाइयां बहुत दे रहे हैं। सुंदर, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। कुछ समय पहले मैं भी मुजफ्फरपुर गया था। क्या बात तो है, बहुत सुंदर। अच्छा, जी 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 जी। ये भी बिहार से ही है, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों से मिक्सिंग है इनकी। तो ये मिश्रित कवि और लेखक हैं, बहुत सुंदर लेखक हैं, हमारे साथ जुड़े बहुत हुए अच्छे ये। लेखक हैं और बहुत सुंदर लेखक और बहुत सुंदर लेखन करते हैं। तो मुस्कान जी, कार्यक्रम चूंकि अंतिम सोपान पर है, इसलिए अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने पाठकों, हमारे दर्शकों, सभी लेखकों और समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? अपने सह लेखकों को। मेरा बिल्कुल। को और मेरे पाठकों को और मेरे तमाम देशवासियों, मेरे प्रिय प्रिय भाई बहन, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ जनों, सभी से निवेदन होगा, बच्चों के मामले में बिल्कुल भी रिस्क ना ले, बिल्कुल भी किसी तरह का भी थोड़ा भी चूके ना, क्योंकि आज का समय बहुत ही खराब होते जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको उस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि कहते हैं एक पौधे को जितने ध्यान से आप उसे रोपते हैं, उतने ध्यान से अगर उसे बड़ा करे ना, तो वो एक अलग ही निखार लाएगा और फिर आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। तो वही सेम चीज बच्चों के बिल्कुल। साथ है। बच्चे बड़े लाड प्यार से लोग पैदा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके संगति, ऐसा नहीं है कि हर दोष माँ बाप पे है, संगति भी होता है, कुछ सामाजिक भी ऐसा होता है जिससे बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ जाता है, जिसके कारण आज के समय में भारत जैसे देश में भी ऐसा हो रहा है कि लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे के साथ समय बिताएं और बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको जाने, उसको समझे, उससे दूर रहे। बिल्कुल। अगर बहुत साहित्य सुंदर। की बात करें तो आप जब अपनी रचनाएं लिखते हैं, आप अपने बच्चों को सुनाएं। वो नहीं समझेंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन आप उसे सुनाए, तो वो सुनेगा ना, तो आप उस आपके बच्चे को कहीं तो लगे कि पापा ऐसे लिख रहे थे, मुझे भी ऐसा शब्द, वो कुछ ना कुछ शब्द जोड़ के आप एक लाइन जरूर एक ना एक दिन प्रस्तुत कर देगा। ये मेरा आपसे दावा है, क्योंकि मैंने आज तक जितने बच्चों के साथ मैं रही हूँ शुरू से, क्योंकि मैं जब जी स्टैंडर्ड 8 में थी तब से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मेरा जी। जितना अनुभव रहा है, तो जब आप छोटे-छोटे शब्द देखते हैं, जो भी आपकी रुचि, ऐसा नहीं है, आप अगर गायन करते होंगे तो ज़रूर आपका प्रभाव आपके बच्चे पे पड़ा होगा। जैसा कहा जाता था कि एक राजा का बेटा राजा ही बनता है, तो ये राजा ऐसे ही नहीं बन जाता था। उसके क्योंकि वो राजा रहा है उसका पिता, तो वो अपने पिता को शुरू से देखता था कि हाँ, मेरे पिता ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो उनके जैसा बन जाता था। तो जब आपके अंदर अगर कोई प्रतिभा है, आप उसको दिखाइएगा, तो बच्चे आप ही से सीख कर, वो आप ही से प्रेरणा लेकर कुछ अच्छा करेगा, कुछ नया करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ अच्छा करे, प्रतिभावान बने, तो वो सारी ज़िम्मेदारियाँ आपकी हैं। तो आपको उस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी प्रतिभाओं को उसके सामने रखना पड़ेगा। बहुत चाहे सुंदर किसी भी विचार। तरह का, जैसे महिलाएँ हैं, बिल्कुल। महिलाएँ हैं जो हाउसवाइफ हैं, मगर हाउसवाइफ होने के अलावा आप उनको देखोगे, घर बहुत अच्छे तरह से अनुशासित होती है, खाना बहुत लाजवाब होता है, कौन बिल्कुल सामान सही कहा। कहाँ रखा हुआ है, पूरी व्यवस्था, पूरी कार्य, अगर बिल्कुल कोई घर में शादी विवाह हो, सारा अरेंजमेंट, ये एक तरह बिल्कुल। से आज के टाइम में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, मैनेजमेंट कैसे करना है। लेकिन पहले की बिल्कुल सही महिलाएं कहा। कैसे जानती थी कि मैनेजमेंट कैसे करना है, बच्चों को कैसे पालना है। अब ना क्लासेस चले गए, नया नया चलन आ गया है, पहले तो नहीं था ऐसा। तो पहले माएँ जो थी अपनी बेटियों को सिखाती थी, और फिर बेटियां फिर अपनी बेटियों को सिखाती थी। तो इस तरह से घर जुड़ा रहता था, और ज्वाइंट फैमिली होते हुए बड़ा बड़ा फैमिली होता था, चाचा, खूब सारे चाचा लोग, सब लोग एक साथ रहते थे, पूरा घर एकदम संचालित रहता था, कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरह का मतभेद नहीं। तो क्यों? ये सारा जी, चीज औरतों पे था, क्योंकि औरतें बिल्कुल जानती थी कि उन्हें कहाँ नरम होना है और कहाँ गर्म होना है। तो एक सही औरत के कहा। हाथ में जब कुछ रहता है, तो वो बहुत अच्छे तरह से निभाती है ना? तो बहुत सुंदर। महिलाओं से ये है। और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों
फोर्स जो होता है उस पे शुरू से रहता है कि तुम बेटे हो, तुम लड़के हो, तुमको रोना नहीं दिखाना है, लेकिन कमाई तुम्हें दिखाना है। आज नहीं तो कल तुम्हें कमा के दिखाना है, चाहे समाज हो, परिवार हो, कुछ भी हो। ये नॉर्मल है और ये पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए होता है। हर किसी को कमाना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा बहुत सारे हैं जो सही। कमाते हुए भी कार्य करते हैं। आप अवनीश जी को ले सकते हैं, उन्हें प्रेरणा मानिए। वो अपना घर भी संभाल रहे हैं, वो अपनी शिक्षा भी पूरा किए हैं और आज वो साहित्य में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो हर किसी को समय मिलता है, आपको कब उस समय को पकड़ना है ये आप पर निर्भर करता है। कोई आपको समझा सकता है, प्रेरणा दे सकता है, आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकता है, लेकिन हर किसी के जिंदगी में इतना समय नहीं है कि वो आपके साथ लगातार पूरी जीवन आपके साथ रह सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी कितना भी प्रिय हो, एक पति हो, पत्नी हो, बहुत प्यार है दोनों में, फिर भी किसी ना किसी वजह से सबके साथ छूट जाती है, कोई भी वजह होती है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि पति के जाने के बाद एक पत्नी पति का दायित्व नहीं निभाती है, या फिर एक पति पत्नी का दायित्व नहीं निभाता है। हर कोई हर किसी का दायित्व निभाते हुए समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कार्य जरूर करता है। तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन होगा कि आप सभी को जीवन मिला है। आप अगर इंसान के रूप में इस धरती पे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने राष्ट्र के लिए, सबसे जरूरी है आपका राष्ट्र धर्म, आप अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए कुछ करके जाए, ताकि आपको लोग याद रखे, ताकि आपकी की हुई चीजें आपके बच्चों को नहीं तो भारत के युवाओं को, भारत के भविष्य को कुछ मिल सके, कुछ वो जान सके। तो यही मेरा एक प्यारा सा संदेश होगा आप सभी के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना और इतनी प्यारी प्यारी विचारें मेरे प्रति रखी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और न सिर्फ अच्छे विचार हैं बल्कि वो आपके जीवन में भी परिलक्षित होते हैं। अब चूंकि कार्यक्रम अंतिम सोपान पर आ चुका है, सिर्फ हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब टीम से आग्रह रहेगा कि मुस्कान जी को कल भेंट वार्ता पत्रम से सम्मानित किया जाए। जी मुस्कान जी। कल भेंट वार्ता पत्रम सम्मानित करते हुए हम बहुत गौरवान्वित हैं मुस्कान जी, कि ऑल बिहार साइकिलिस्ट, साहित्यकारा, आप संयोजिका, एक प्रसिद्ध संस्थान की संचालिका, संस्थापक, इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर से संबंध रखते हुए अनुशासित जीवन जीने की ओर अग्रसर हैं। आप एक शिक्षक हैं और आपने एक तरह से इतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, वर्तमान में कर रही हैं, कि उनको देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि श्रृंगार रस की अनुपम साधिका, परिचय सभी को दिया है। मैंने पहले ही कहा था, सूची बहुत लंबी है। परिचय देने के लिए जब जहाँ जाएंगे तो और भी आगे बात जाएगी। उसमें एक बिंदु रह गया है कि श्रृंगार रस से की जो रचनाएं हैं मुस्कान जी की, वो रचनाएं बहुत अद्भुत होती हैं, और श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए हम फिर से कार्यक्रम करेंगे, वापस आएंगे और उनकी रचनाएं सुनेंगे। कि श्रृंगार रस की अनुपम साधिका, कवियत्री मुस्कान केसरी, प्रेम के मधुर सागर में करती सरस बाणी की ढेरी, जहां शब्द रचते हैं मृदभाव, रच जाती रस की गंगा, उनकी काव्य सुधा में डूबे हर मन पाता अमृत संग, भावों की बीणा पर बजती मधुराग्नि की चित्कारें, संवेदनाओं के सागर में जगती सुख की फुहारें, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम है आपकी वाणी, और मुस्कान की कृति में झलके बन जाए पूरी दुनिया आपकी दीवानी, बन जाए पूरी दुनिया आपकी दीवानी। बहुत आनंद आ रहा है बहुत आपके साथ। मुझे समय की बहुत बाध्यता है, अच्छा। इसलिए हमें विश्राम लेना पड़ेगा। दीदी आप क्या कहेंगे? दीदी संभवतः आप म्यूट हैं। बिल्कुल, समय की बाध्यता नहीं होती तो अभी लगभग 1 घंटा और ये कार्यक्रम संचालित हो सकता था। तो हम दर्शकों के भी समय का मान करते हैं, मुस्कान जी के भी समय का मान करते हैं, और हमारा भी समय तो है ही, और साथ में हमारी टीम जो जुड़ी हुई है
वो भी बेचारे भूखे प्यासे लगे हुए हैं अभी तक। कब का भोजन किया हुआ है उन्होंने, तो उनके भी बिल्कुल समय का मान है। तो मिलते हैं कुछ ही समय में फिर से किसी और अन्य कार्यक्रम के साथ, मुस्कान केसरी जी के साथ। बिल्कुल प्रस्तावित रहेगा। और मुस्कान जी, आप हमारे साथ आज के जुड़ी, कार्यक्रम के बहुत लिए मुस्कान जी को समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, और इतने सुंदर वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मुस्कान केसरी जी, मुजफ्फरपुर बिहार से, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी। जितनी प्रतिभाएं, जितने गुण गिनाए जाएं कम हैं, इसलिए प्रतिभाओं की और गुणों की सूची पर ना जाते हुए हम यही कह सकते हैं कि ऐसे साहित्यकार, ऐसे बच्चे वास्तव में देश का भविष्य हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल आपने सराहना की, कार्यक्रम को आपने आशीर्वाद दिया। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले सप्ताह इसी समय, इसी दिन फिर से मिलते हैं किसी सुधी साहित्यकार के साथ में, जो अपनी कलम से, जो अपनी लेखनी के जादू से साहित्य की सेवा करने का प्रयास करते हैं, साहित्य की सेवा करते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कल्प कथा के संग यूं ही सदा